भाई क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी टैलेंटेड। अमन अली बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जैसे कि हमने आपको पहले भी, मैंने हम शो शुरू करने से पहले भी बात कर रहे थे कि हमने एक जर्नी शुरू की है
1 अगस्त से, जो हम हर साल करते हैं, और हम बात करते हैं पाकिस्तान की वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट्स की। लेकिन इस बार हमने फोकस रखा है हुब्बुल वतनी यानी कि पेट्रियटिज्म। और असल में पेट्रियटिज्म है क्या? क्या सिर्फ झंडियाँ लगाना, चीखें मारना, वन व्हीलिंग करना, क्या यही सिर्फ आपके लिए हुब्बुल वतनी है? बिल्कुल। या एक्चुअली वो है क्या? इस पे हम बात ज़रूर करेंगे। और हमारे साथ म्यूजिशियंस, हमारे बहुत ही टैलेंटेड भाई जो हमारे साथ होते हैं शो में, उनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। नवीद नवाज़ हैं कीबोर्ड पे, मोहम्मद इकबाल हैं बेस गिटार पे, जग्गू खान है ढोलक पे, शाहिद महमूद है तबले पे, और साजिद अली हैं ऑन द ड्रम्स। अस्सलाम वालेकुम टू माय प्यारे भाई, कैसे हैं आप? सॉरी वो खांसी आ गई और वो आती चली गई। लाइव शो के यही तो मज़े हैं, हो जाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी, जब हम हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, देखिए एक वक्त रहता सामन आपको, अब ऑब्वियसली हम उस वक्त नहीं थे, बट माँ बाप ने वो वक्त देखा है। बिल्कुल। मैडम जी हो गई, मेहदी हसन साहब हो गए, जी। जंगें हो रही हैं, उन्हें पैसे बनाने की टेंशन नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि हमने मोटिवेशनल गाने बनाने हैं अपनी आवाम को के अंदर की जज्बा उजागर करने के लिए, उनको जगाने के लिए, और अगर उनकी हिम्मत कम हो रही है तो उनको मज़ीद हिम्मत देने के लिए। बिल्कुल। आज हुब्बुल वतनी का मतलब शायद सिर्फ ये हो गया कि आपने फ्लैग पहन लिया, या आपने झंडा घर पे लगा लिया, या झंडियाँ लगा ली, बहुत शोर मचा लिया, गलियों कोचों में मेस मचा दिया। आई एम सॉरी, हर बंदा जो अंडरस्टैंड करता है कि हुब्बुल वतनी क्या है, वो 13 और 14 तारीख को सेलिब्रेशन नहीं रखता। बिल्कुल। आप रख नहीं सकते। अब मैं आपको क्या बता रही थी कि हमारी फ्रेंड्स का प्लान था कि 13 की रात को, आज रात को हम 30 अगस्त की रात को डिनर पे चलेंगे सारे। सब ने सुबह, अभी मॉर्निंग शो पे पहुंचने से पहले ही सारी फ्रेंड्स ने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि यार रोड पे अन्नी मची होगी, छोड़ दो, आज नहीं मिलते, कल नहीं मिलते, 15 को मिलेंगे। मींस कि आप इतना डरे हुए हैं कि आप कि पता नहीं लोगों ने रोडों पे क्या करना है। ऐसा ही है, और ये बड़ी बुरी बात है। वन व्हीलिंग, शोर। अच्छा, शेफ नूर भी हमारे साथ है, उनसे भी हेलो हाय कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। बस नूर जी वही बात हो रही है हुब्बुल वतनी की, और आपको पता है कि देखिए जब हम कोई भी टॉपिक अपना लेके चलते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हर बंदे की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जी। और हुब्बुल वतनी तो एज अ पाकिस्तानी, चाहे आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर एक्सपैट रह रहे हो, मुझे लगता है पाकिस्तान से बाहर लोग ज्यादा अपनी लॉयल्टी का मुजाहिरा करते हैं, क्योंकि मुल्क में मसला पड़ता है तो सबसे पहले डोनेशन बाहर से आती है, बाहर से लोग उठ के आते हैं यहाँ पे मदद करने के लिए। हम सिर्फ शोर मचाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उस शोर से हमारे मुल्क को क्या फायदा है? मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह जश्न भी मनाने का एक तरीका होता है। आप नवाफिल अदा करें, आप शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का कि आपको एक आज़ाद मुमलिकत मिली है, आप सांस ले सकते हैं आज़ादी के साथ अपने मुल्क में, अपनी मर्ज़ी से आप चल सकते हैं। आप बिलीव कर, मेरी मदर ने आना था 14 को, मैंने मना कर दिया क्योंकि रश इतना होता है रोड्स पे। मैंने कहा आप 13 को आ जाएं या 15 को, या 15 को, 14 को आपने नहीं आना, क्योंकि हम लोग आपको किस तरह पिक करने के लिए जाएंगे। रोड्स पे इतना रश होता है, बाइक्स होती हैं, हंगामे होते हैं और इतनी हुल्लड़बाजी। भाई आपने सेलिब्रेशन करनी है, आप करें, अपने घर के बाग में कर लें, बाहर आपने मतलब गलियों में, रोडों पे शोर मचाना। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे चढ़ता है, एक तो वन व्हीलिंग पे ना हेलमेट पहने हुए हैं, ना कोई सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं। भाई हेलमेट के बगैर निकलने की आपको इजाज़त नहीं। आप 6 लड़के एक बाइक पे चढ़े हुए हैं और 6 लोग एक साथ बाइक उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया? इतने डरावने वाकयात होते हैं इन दिनों में। सही कह रही हैं। और 14 अगस्त की आमद पे हमें एक्साइटेड होना चाहिए, हमें घबराना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल। बाहर के मुल्कों में कोई इस तरह की सिलेक्टेड जगहें होती है कि भाई इस सेलिब्रेशन, मिसिसागा में सेलिब्रेशन स्क्वायर है कनाडा में, मिसिसागा में सेलिब्रेशन स्क्वायर पे 13 और 14 को कोई ना कोई चीज़ होगी, क्योंकि 14 अगस्त पाकिस्तान का होता है, फिर 15 को इंडिया का होता है, तो वहाँ पे वो करते हैं। और वहाँ पे ये वाला इशू नहीं होता कि अगर पाकिस्तान ने आज सेलिब्रेट किया तो कल किसी और ने किया, तो परसों किसी और ने किया, तो मसला है। तो ये वाले भी इशू तो अब वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे सारी देसी कम्युनिटी जाती है और वहाँ पे हैंग आउट करती है, हल्ला गुल्ला होता है, एंजॉय करते हैं, लेकिन एक जगह पे महदूद होती है। करे ना कोई कनाडा में मोटर बाइक पे वन व्हीलिंग, हेलमेट के बगैर चला के देखो वो आपका क्या हाल करेंगे। सो बात ये है कि इंजॉय करने में, और फिर अगर पुलिस वाले भी रोके या ट्रैफिक पुलिस कोई बात कहे या आर्मी वाले कहें, तो आगे से ये लोग अवाम हाइपर हो जाती है कि आप हमें एंजॉय नहीं करने दे रहे।
भाई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ये रूल है कि अगर लोग एंजॉय कर रहे हैं तो कोई उनको रूल नहीं अप्लाई करता। एंजॉय करने के भी उसूल हैं। असूल है बिल्कुल। सिर्फ सिंगापुर में आप च्युइंगम नहीं चबा सकते, बैन है। चबाए ना वहाँ पे जाके च्युइंगम और फेंकें कहीं पे, देखें आपको वो $5000 का सीधा सीधा फाइन लगेगा आपके ऊपर। मसला ये है। और इतना रश होता है और बाजे बजा रहे हैं, कानों में बज रहे हैं। एक दफा और वो हमारे साथ बाजा जो है ना इंसान की रूह कांप जाती हाँ है। जी, वो लिबर्टी में वो चौक अच्छा में- भला इंसान वो हो जाता है तो अल्लाह माफी दे। मैं तो कहती हूँ कि कभी कब्रिस्तान के बाहर बंदा बचा दे तो सब उठ बैठे बेचारे मासूम। नहीं नहीं सॉरी, हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। हॉस्पिटल के बाहर, जी। स्कूलों के बाहर ऊंचा ऊंचा पै पै पै। चलो जी स्कूलों से छुट्टी है, आपको पता है अस्पताल में तो छुट्टी नहीं होती ना। पेशेंट तो कोई आपसे इजाजत लेके बीमार नहीं होएगा कोई बीमार है, कोई सोया हुआ है यार, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। इतने होलनाक बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम 3 बजे लास्ट ईयर हम ब्लॉक मिले, हम 3 बजे घर पहुंचे हैं। यार अब नूर आप ये देखें कि आग लगी हुई थी, हमारे पीछे फायर ब्रिगेड थी, मुझे आज भी याद है कि 3 साल पुरानी बात है, और वो बेचारी फायर ब्रिगेड पहुंच ही नहीं पा रही थी, वो पहुंच ही नहीं पा रही थी। जल के राख हो गई वो बिल्डिंग जब तक वो लोग पहुंचे। और बड़ी इजीली मैनेज हो सकती थी सिचुएशन, बट रोड खाली नहीं थे। जी, रोड पर रास्ता भी नहीं देते ना फिर, कि आपको रास्ता दे देंगे, अगर एम्बुलेंस आ रही है तो रास्ता दे दें आप। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, हमारा पॉइंट ये कि आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान कैसे बना, उसके लिए हमें क्या एफर्ट्स करने पड़े। ऑब्वियसली हम अपने अचीवर से भी मुलाकात करेंगे और वो सब चीज़ें करेंगे, लेकिन प्लीज़ जो हम कहते हैं ना हम क्या करें मैं क्या करूं, तो मैं इंसान का बच्चा बन सकती है इन 2-3 दिन जो हैं, और सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें, घर पे गेट टुगेदर रख लें। अगर घर पे भी मेहमान आए तो गाड़ियां अंदर पार्क करें या ऐसी जगहों पे करें कि गलियां आपकी ब्लॉक ना हो जाएं। एक बंदे ने अपने घर में मेहमान बुलाए हुए होते हैं, पूरी 70 लोगों की जो गली है वो तकलीफ में होती है, क्योंकि एक बंदे ने घर के बाहर 50 गाड़ियां खड़ी की होती हैं और बाइक्स और पता नहीं क्या क्या और रिक्शे और ये और वो। सो द पॉइंट इज ज़रूर एंजॉय करें। हम तो कहते हैं एंजॉय करें, हम तो हमेशा कहते हैं एंजॉय करें, लेकिन एक तरीका होता है एंजॉय करने का। बड़ी अच्छी आपने बात कही, नवाफिल पढ़ें, शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें हमारा वतन दिया है। सेलिब्रेशन का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? शुक्र अदा करना। शुक्र अदा। अगेन नो वन इज सेइंग डोंट एंजॉय योरसेल्फ, बट एंजॉय करने के भी इंसानों वाले तरीके हैं। सो अच्छे पाकिस्तानी सिटीजन्स होने के नाते हमने आज और कल और बल्कि हर रोज इंसान का बच्चा बनना है। हमने अपने बच्चों को समझाना है, और अगर बच्चे काबू में नहीं आते तो आप अपनी बाइक लॉक कर दें। बिल्कुल। किसी कमरे में, मेरी तो एक जानने वाले हैं, वो क्योंकि उनका बेटा नहीं काबू में आता था, वो बाइक को अंदर ला के कमरे के अंदर, बेडरूम जिधर सोते थे उधर नुक्कर पे लगा के उसको कमरा लॉक कर देते, सोते थे कि भाई वो नहीं काबू में आता, रात के 2 बजे 3 बजे निकाल देते। हम कितने को पैरे थे बच्चे के, उन्होंने बाइक अपने अंदर रख के सोने शुरू हो गए। तो बात ये है कि कंट्रोल में लेके आने तो ला भी सकते हैं, नहीं देंगे भाई बाइक की चाबी क्या कर लोगे। और वैसे भी 12, 13, 14 साल के बच्चों का बनता है बाइक पे निकलना, बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनसे हमने शुरू करना था, क्योंकि आगे तो गपशप और बातचीत चलेगी। व्यूअर्स किचन में क्योंकि ऑलरेडी बातचीत चल रही है, तो ये बताइए शेफ नूर आज आप किचन में क्या बना रही है? क्योंकि हमने पल्सेस वीक, दालों का, लेग्यूम्स का वीक शुरू किया है किचन। जी, आज हम बना रहे हैं जी शाही दाल। शाही दाल माश की दाल को कहते हैं। हाँ जी, माश की दाल जी, क्योंकि कल दाल मखनी बनाई थी, वो भी बड़ी शाही थी, हाँ जी, लेकिन आज हम माश की दाल माश की दाल बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं बोल देती हूँ जी। इसके लिए हमें दाल चाहिए जी आधा किलो, अदरक लहसुन की पेस्ट चाहिए 3 खाने के चम्मच, टमाटर हमें चाहिए 4 से 5 अदद, नमक चाहिए हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर चाहिए 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी चाहिए आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच, ड्राई अचार मसाला चाहिए 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च चाहिए जी ½ टीस्पून साबुत काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, लौंग 6 से 7 अदद, तेल आधा कप। तड़के के लिए हमें चाहिए जी कड़ी पत्ता हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च गोल वाली 5 से 6 अदद। और अचार मसाला बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसका जी साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच है, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च गोल वाली 6 से 7 अदद, सौंफ 1 चाय का चम्मच। और इनको आपने रोस्ट करके आपने इसको क्रश कर लेना है अचार मसाले को, और एक बॉटल में डाल के रख लें। आप चिकन में, कीमे में, दाल में, किसी भी सब्ज़ी में डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। अच्छा, और याद रखिए रोस्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप अवन में डाल के भी रोस्ट कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने सारा मसाला एक पैन के ऊपर डाल दिया
और उसको आपने ओवन में बेक होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए डाल दिया। जिस तरह हम नट्स को कभी रोस्ट करते हैं, कभी कभी जिस तरह काबली पुलाव बनाते हैं तो उसमें भी नट्स थोड़े रोस्ट करके डालते हैं। इसी तरह इनको अगर आप अवन के अंदर बेक कर लें, माइक्रोवेव की नहीं बात करी, अवन में बात करी, टोस्टर अवन में भी हो जाता है। और सबसे आसान तरीका है तवे के ऊपर आपने रोस्ट कर लिया, पैन में डालें, उसको थोड़ा सा आपने क्या होता है सिलबट्टा, क्या होता है, हाँ जी, वो लंगड़ी डंडा, दादर कर लिया, उसको दादर कर लिया और उसको आपने बॉटल में डाल दिया। और ये इतना काम आता है आपके हर, आप किसी सब्जी में, आलू में, अचारी दाल माश तो सबकी फेवरेट है। जनरली आपने अगर अचारी चिकन बनानी है, आलू की आपने भुजिया बनानी है, वो बस 1 चम्मच डाल दें, हाँ। तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है जी। और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए जी हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ कि दाल को आप 10 मिनट के लिए भिगो दें और उसके बाद आप पैन में ऑयल डालें और लहसुन अदरक की पेस्ट को सौते करें। जूँ ही वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने टमाटरों को हरी मिर्चों के साथ ब्लेंड कर लेना है और आपने वो टमाटर प्यूरी डाल देनी है और इसमें सारे मसाले डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लें। फिर आप दाल डाल दें और दाल डाल के आप अच्छे तरीके से भूनें और इसमें पानी डाल के आप, और दाल 1-1 इंच जो है वो पानी में डिप होनी चाहिए, ऊपर पानी होना चाहिए 1 इंच। और फिर उसके बाद आप प्रेशर लगा दें 5 मिनट के लिए, दाल बिल्कुल गल जाएगी अच्छे से। और उसके बाद आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें और फिर तड़का इसका जो है वो तड़का डाल के और उसको आप सर्व कर दें। इसको रोटी के साथ बहुत अच्छी होती है, रुमाली रोटी, और उसमें आप हल्का सा ऑयल लगा दें, घी लगा दें, देसी घी या मक्खन, और मिंट, रायता और चटनी और अचार के साथ इसको सर्व कर दें आप। मतलब काफ़ी मज़े की सिचुएशन। और वही वाली जो ये वो वाली एक्चुअली दाल माश है जो हम लोग बचपन में जब जीटी रोड पे जाया करते थे और रास्ते में रुकते थे। अब तो खैर मोटरवे की वजह से आसानी भी बहुत हो गई है, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बट जीटी रोड पे अभी भी जाओ तो कभी ढाबे पे रुको, दाल माश मिलती है और वो अचारी स्टाइल ही। हाँ जी। और इसका तड़का देसी घी में लगा लें या मक्खन में लगा लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन तो मैंने खाना है और मैंने तंदूरी रोटी के साथ खाना है, क्रिस्पी। हाय मुंह में पानी नहीं, आ गया। आपको मैं रोटी बना के दूंगी। हाय मैं सदके जाऊंगा, मैं आटा गूंद के लेके आई, आटा गूंद के लेके आई, चोपड़ी घर की रोटी आपको खिलाऊंगी। मैंने कहा मैंने तंदूरी खानी है, कहती है नहीं चल यार तेरी हाथ की खा लूंगी, जैसे कहती हो। अच्छा ब्रेक की तरफ बढ़ना है, आप अपना काम स्टार्ट कर लें, क्योंकि इवन दो दाल माश, अगेन दाल को हम हल्का बहुत लेते हैं लेकिन उसके बनाने के कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ नखरे होते हैं और फिर ही वो मज़े की बनती है। सो ब्रेक में जाते जाते एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी ऑफ कोर्स हमारे साथ अमन अली हैं, खुद एक बेहतरीन सिंगर, उनकी खुद भी ये फ़ैन है, हम सब उनके फ़ैन हैं। बहुत कम उम्र में आपको आपकी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट अवार्ड से और गवर्नमेंट की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। बहुत ही छोटी उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई हमारे मुल्क की बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट नाज़िया हसन साहिबा। अब नाज़िया हसन साहिबा सिंगर भी थीं, सॉन्ग राइटर भी थीं, वकील भी थीं, सोशल एक्टिविस्ट भी थीं। 3 अप्रैल 1965 को पैदा हुई। छोटी सी उम्र में आपने जब मीडिया की फील्ड में कदम रखा तो पाकिस्तान की मुमताज़ तरीन गुलकारा बनी। आपने और आपके भाई ने बहुत इज़्ज़त कमाई, सब कॉन्टिनेंट की मकबूल तरीन फ़ीमेल पॉप सिंगर का एजाज़ आपको हासिल है और आपने बेशुमार हिट्स दी, जैसे कि आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, दुनिया भर में इस गाने ने धूम मचा दी, इंटरनेशनली ये फेमस हुआ। दैन अनफॉर्चुनेटली बीमारी की वजह से 3 अगस्त 2000 में आपका इंतकाल हुआ। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। 13 अगस्त 2000 को आपका इंतकाल हुआ। आज भी हम आपको याद करते हैं, वी लुक एट हर एज अ पॉप आइकॉन। आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि उनको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक नाज़िया हसन के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी पूरी फैमिली को हमारे कंडोलेंसेस। और ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद हुब्बुल वतनी से रिलेटेड बातचीत करेंगे। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में हंसी
क्या बात है, एब्सोल्युटली गॉर्जियस मेरी जान। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल, थैंक यू। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग लेडी आज हमारे साथ है। इनको देख के अपने बच्चों को घर जाके चुपेड़े मारने को दिल चाहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, ऐसा बच्चा सामने आता है कि तुम्हें ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, फिर आपने पढ़ भी लिया, आपने कहा लो जी घर जाके 2 थप्पड़ तो हमजा के बनते हैं कम से कम। लेकिन खैर चलो अभी अपने को साइड पे कर देते हैं, जो हमें उधार पे मिला हुआ बच्चा हम उससे बात कर लेते हैं। सो हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही इंटेलिजेंट माशाल्लाह मिल्हान सरफराज है। अब मिल्हान ने ओ लेवल्स में पाकिस्तान में डिस्टिंक्शन में टॉप पोजीशन हासिल की, 13 ओ लेवल्स दिए और 13 के 13 में ए स्टार्स लिए। ए लेना मुश्किल, ए स्टार उससे भी ज़्यादा मुश्किल, एंड देन टू गेट अ डिस्टिंक्शन ऑन टॉप ऑफ दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। उसके साथ साथ स्कूल में अभी डेप्यूटी हेड गर्ल हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी खिदमात भी सरअंजाम दे रही हैं। 3 सालों से वापटा की स्विमिंग टीम के साथ भी वाबस्ता हैं, नेशनल लेवल पे हिस्सा लेती रही हैं। देन स्मार्ट टीन, हाउ टू लिव लव एंड लर्न इन द 21st सेंचुरी, इन्होंने किताब भी लिखी, वो अमेज़ॉन पे और 8 और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल भी है अगर आप लोग लेना चाहते हैं। सो स्मार्ट टीन, हाउ टू लिव लव एंड लर्न by Milhan Sarfaraz. You can go and check that out, correct? And then of course 3 साल से एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस इनका एक NGO उन्होंने बनाया, इससे रिलेटेड उसकी भी बुनियाद रखी और उससे रिलेटेड भी बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने काम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस दुआ करो कि हमजा बच जाए इस गुफ्तगू के बाद, क्योंकि वो आपसे कोई 1 साल बड़ा है और माशाल्लाह आपसे कई गुना ज़्यादा 100% मुझे तंग करता है। वो शायद इसलिए क्योंकि आप किसी और की बेटी हैं और वो किसी वो मेरा बेटा है। वो हमेशा माँ बाप कहते हैं ना हमसे पूछो, लेकिन ये वाला बच्चा किसी को नहीं तंग कर सकता। बहुत करती हो ना तंग, घर वाले कहते हैं टिक जाओ, नहीं टिकती। आप वो वाली हो ना? थोड़ा हाँ मुझे पता था, हम वो वाली, हम टिकते नहीं, हमारे पैर जमीन पे नहीं टिकते। यू हैव व्हाट आर कॉल्ड इची फीट एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब बंदा टिकता नहीं है ना तो बंदा लगा रहता है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। पानी ठहर जाए उसमें बू पड़ जाती है, जो बात। इसीलिए तो हमेशा कहते हैं चेंज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनकी उम्र पे ये बेहतरीन टाइम होता है इवॉल्व करने का, ग्रो करने का। एंड पाकिस्तान की, एज यू ऑल्सो आई एम श्योर यू नो बेटा, के 60-70% पॉपुलेशन अंडर 30 है। जब 60-70% तमाम आपकी 30 साल की उम्र से कम है, तो हमने तो इस एज कैटेगरी को केटर करना है। बिल्कुल। तो जब इनको केटर करना है, तो जब इन जैसे इंटेलिजेंट, सेंसिबल, स्मार्ट यंग पीपल दुनिया में बाहर निकलेंगे तो हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह कि इतना पढ़ जाते हैं तो बाहर चले जाते हैं, वापस नहीं आते। ये बात भी उसने पहले अपनी जड़ें पाकिस्तान में जमा दी हैं, NGO भी साथ में बना लिया। तो पुत्र करना क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ, हुब्बुल वतनी जो हमारा टॉपिक है, हुब्बुल वतनी आपके लिए क्या है? फॉर यू जितना सिंपल हुब्बुल वतनी का नाम है ना, मतलब वतन के लिए प्यार, मेरे लिए भी हुब्बुल वतनी यही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, पाकिस्तान ने मुझे एक पहचान दी है। मैं पाकिस्तानी जब ख़ुद को बुलाती हूँ तो मैं फ़ख्र से बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे इस मुल्क की ज़मीन से प्यार है। कहते हैं ना, अपने वतन की मिट्टी पे चलना सीखो, संगमरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। मुझे ये बात मेरे वालिदैन ने बहुत एक यंग एज में अजबर करवा दी। अच्छा, मैंने यही वाली बात पूछनी थी कि ये जो बातें आप कह रहे हो ना बेटा, ये घर में कोई ना कोई कहता है, वरना 16-17 साल की उम्र पे, आई एम सॉरी, ये चीज़ें आपके, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोसेस जिंदगी की, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। बंदा हज़ार और फतूर चल रहे होते हैं, बट द पॉइंट इज़ इस किस्म की बात मुंह से तभी निकलती है जब नानी, दादी, दादा, नाना, अब्बा, अम्मा, फुफ्फो, चचा, कोई ऐसा एक फ़र्द या बहुत से अफराद होते हैं जो बोलते रहते हैं, इंस्टिल करते रहते हैं आप, और फिर करते भी हैं ना ऐसी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। सो पेरेंट्स ने क्या हमेशा कहा, क्योंकि देखो हर बच्चा आपकी एज पे सिर्फ ये सोच रहा होता है यार जल्दी से पेपर शेपर मुके, इंशाल्लाह आज आपका A लेवल का भी रिजल्ट आ जाएगा, मतलब वो जो ये वाला हिस्सा होता है, हाँ, और फिर अगले साल इंशाल्लाह आप बाहर चले जाओगे या यहाँ पे वरेवर पढ़ोगे। सो हर बंदे का यही गोल होता है कि ये करें कि स्कॉलरशिप मिले, बाहर चले जाएं और फिर बाहर ही रहें। आपका क्या प्रोग्राम है, मैं क्या सोचा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्रिविलेज्ड फैमिली से आती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें खुद देखी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस बचपन से पेरेंट्स ने कुछ माइंडसेट इस तरीके से बनाया कि इस ज़मीन से है जो कुछ भी है, बचपन से? बचपन से
अभी क्या है? मैं घबरा गई, मैंने कहा ओके, तो अगर ये बचपन नहीं है तो बचपन क्या है? मैं सदके जाऊं, मेरे लिए तो अभी बचपन ही है ना आपका। बचपन इन द सेंस के ग्रेड 2-3 से कि ये ज़मीन है, इस पे जो हो, बाहर जाके गैर हो, बाहर जाके पाकिस्तानी हो, किसी और मुल्क की शनाख्त नहीं है, ये शनाख्त है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल की गई थी। और इसीलिए अगर फ्यूचर में कहीं बाहर पढ़ने भी जाती हूँ तो मुझे पता है मेरी जड़ें इस मुल्क में हैं, मैंने इस मुल्क के लोगों के लिए काम करना है, इस मुल्क की वेलफेयर के लिए काम करना है, क्योंकि इसी से मेरी पहचान है। और वही चीज़ है ना, मैं इसीलिए तो अभी शुरू में ये बात कह रही थी बेटे कि हमारे मुल्क के एक्सपर्ट्स मुल्क में रहने वालों से ज़्यादा पेट्रियाटिक है, क्योंकि हर स्टेज पे वो काम आते हैं फॉर द पाकिस्तानी कम्युनिटी। क्राइसिस आ जाए, मसला हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, डैम बनाना है, जो भी करना है, आपके एक्सपर्ट्स आगे बढ़ते हैं कि यार हमने पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करना है, और बहुत से लोग वापस भी आ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि इनके पेरेंट्स इनको कह रहे हैं कि आपका ये मुल्क आपकी शनाख्त है। मोस्टली लोग कहते हैं बाहर जाओ बेटा, पुत्र बाहर जा, पैसा बनाओ, अपनी ऐश एनू करो, छाड़। हाँ। इसको छोड़ो। अच्छा, बड़ी बात है। तो कर क्या रही हो आजकल ऑन ग्राउंड? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फील कंट्रीब्यूट कर रही हैं नेशन बिल्डिंग की तरफ? इसके बारे में हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहेंगे। और बाय द वे सिंगिंग इनका एक शौक भी है, पैशन भी है, तो इनसे भी हम कुछ सुनेंगे। मैं डर जाऊं आप जने नहीं, आप मैं डर तुसी एस्टैब्लिश प्रोफेशनल सिंगर हो, तुसी जज बन के बैठो, तो की मसला है। ओके। तुसी रिलैक्स करो, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुफ्तगू कंटिन्यू होगी, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मिल्हान सरफराज हमारे साथ है, और अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आजकल किन चीज़ों पे काम कर रही हैं, और बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ नेशन बिल्डिंग के लिए आप इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या कर रही हो? मुझे ज़रा डिटेल्स बताओ। मैं अपने जर्नी से शुरू करती हूँ। मैंने शुरू कहाँ से किया? ठीक है। आई फाउंडेड एंड जेंडर बेस्ड वोलेंस NGO अराउंड 3 years ago। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट होता है O levels का बचपन में? बचपन। और मैंने भी वही सब्जेक्ट लिया। इट वाज अ ग्रुप प्रोजेक्ट। टीचर ने कहा ये टॉपिक कर लो, मैंने भी कहा ठीक है कर लेते हैं। एक ब्राइट स्टूडेंट्स का, थोड़े से अच्छे जो कंपैरेटिव, उनका एक ग्रुप था, मैंने भी कहा ठीक है एवं टाइप के कर लेते हैं। कोई एज सच इंटरेस्ट नहीं था। एज आई टोल्ड यू, आई केम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज। तो मुझे इतना इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था। बट प्रिविलेज बंदा रिकग्नाइज तभी करता है ना जब मुंह पे आती है। Exactly. And the thing about this issue, gender-based violence, is in Pakistan that regardless of the fact that you're from a privileged family, हाँ। आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती। और मेरी आपको जान rights किसी के भी बारे में नहीं बैकग्राउंड बताया में, किसी भी बैकग्राउंड में अभी पिछले दिनों बड़ा वायरल हुआ था, हमारी एक मीडिया की हमारी बड़ी प्यारी बहन, उनके साथ भी कुछ इस किस्म का मामला हुआ। बात यह कि मुझे जो चीज़ पागल करती है ना, वो ये कि जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं, जेंडर बेस्ड एनीथिंग की बात कर लो। अभी हम ब्रेक में क्या बात कर रहे थे, मैं आपको बता रही थी कि आज हमजा खाना बनाएगा और हम सब ट्राई करेंगे, क्योंकि उसको देसी खाने नहीं बनाने आते, किसी के भी बच्चे को भी नहीं आते। आपको भी मैंने पूछा, आपने कहा मुझे भी नहीं आता। बट द पॉइंट इज कि भाई बाहर जा रहा है, यूनिवर्सिटी पढ़नी है, ही शुड नो हाउ टू मेक Basic survival अपनी skills। चीज़ें। मुझे एक दो लोगों ने कहा लड़का है, तो मैंने कहा तो खाना नहीं खाता, रोटी बनानी आनी चाहिए। Exactly. आप- Basic survival skills. मैं जब यूनिवर्सिटी जा रही थी ना, वो टॉकिंग 20 years ago, मैं जब कॉलेज जा रही थी तो मुझे सबने कहा कि अच्छा क्यों जा रही हो? मैंने कहा पढ़ने के लिए। फैमिली शिफ्ट हो रही है? मैंने कहा नहीं पढ़ने के लिए। नहीं तो किसके साथ जा रही हो? मैंने कहा अकेली जा रही हूँ। क्यों? पढ़ने। और मैं कहा तो किसी को समझ ही नहीं। अच्छा शादी हुई तो और बंदे ने घूम के कहा अब आप कंटिन्यू करेंगे काम? मैंने कहा मेरी शादी हुई है, मैं फौत तो नहीं हुई। तो नहीं तो आपके हस्बैंड आपको इजाजत देंगे? मैं कहा इजाजत मुझे क्यों चाहिए वो करने की जो मैं सारी जिंदगी करती आ रही हूँ। Exactly. तो यही तो प्रॉब्लम है, हम नहीं रियलाइज करते जो सर्टन फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि ये अजीब से सवाल हमारे मुआशरे में नहीं है। ये नॉर्मल बात है, हम अजीब हैं। और ये हर सोशल क्लास देखती है। हर सोशल क्लास इस चीज़ से गुजर रही है। और इसीलिए जब हमें ये प्रॉब्लम का पता चला शुरू में, तो क्या पता चला जब कर रही थी रिसर्च 3 साल पहले? अब एक 13, 14, 15 साल के बच्चों के लिए ये
एक शॉकिंग फैक्ट है, बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल। तो नहीं सोचते, आप सोचते हो कि यार किसी ने थप्पड़ मारा होगा एंड दे शुड गो टू जेल बिकॉज दैट इज रॉन्ग। इधर लोग मार मार के बुरकस निकाल देते हैं और अगला सामने मर रहा होता है, आवाम के कोई हाथ पूछने नहीं वाला लगाता। होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो हमारा भी ये था, मुझे अलॉट हुआ कि आपने ना लोकल पर्सपेक्टिव पे रिसर्च करनी है कि लोकल पर्सपेक्टिव क्या है जेंडर बेस्ड वायलेंस का। जिस दिन मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करना, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया ना, उससे लेके आखिरी दिन तक कोई 2 महीने का टाइम था, मेरी आंखें खुल गई लोगों के हालात देख के, ख़वातीन के हालात देख के कि वो क्या क्या जुल्म और सितम सह रही हैं, और इस सब के बावजूद उनको पता है कि वो सह रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं। उनको ये नहीं पता कि उनको ये बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके हकूक़ हैं, पाकिस्तान के लॉज हैं। यही बात है, यही सबसे अहम बात है। बच्चियों को अपने हकूक ही नहीं पता। एग्जैक्टली। जिस दिन से शादी होती है आखिरी सांस तक, तो जो वो लड़की जब माँ बनी उसने अपने बच्चों को भी यही बात सिखाई कि बंदा ते ला देंदा चपेड़। बिल्कुल। एनी की बड़ी गल है, एनी की पंजाब साइड पे तो अक्सर ही कहा एक रैप्टा ते खैर है, जो की बात गल है, जो बात नहीं है। बर्दाश्त किया की बर्दाश्त- बर्दाश्त भी करने वाला मसला नहीं है ना, खैर है, इट्स ओके, चंड चुंड इज नॉर्मल। रिश्ता चलाना है। तो चंड जब मार और मार से तेजाब या मिट्टी का तेल लगा के आग या सिलेंडर फाड़ के अगले को मारने का अटेम्प्ट बन जाता है, फिर हम कहते हैं हाय ये क्या हुआ। ये क्या हुआ। और उस जो बंदा ये सारी चीज़ें सफ़र कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि उसके हकूक़ में उसको ये सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। उसको पाकिस्तान का कानून प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि एक बात बताऊं, पहली दफा में कोई भी इंसान चाकू उठा के आपके पेट में नहीं मारता। बिल्कुल, वो बात बिल्कुल। गाली गलोच, बदतमीजी, नजर की शर्म खत्म होती है, हाथ उठता है, फिर वो एक प्रोसेस होती है बिल्कुल, और बिल्कुल। इवेंचुअली एक ऐसी चीज होती है कि आते जाते आप अगले को मार रहे होते हैं एंड इट इज एज नॉर्मल एज हैविंग खाना। घर वालों के सामने कभी कभार तो ऑफन ओपन तमाशा। ओपन तमाशा, ओपन। और इसीलिए हमने अपने ऊपर टेक किया। हाँ, बट इसका कर क्या सकती हो बेटे? हमने इसके लोगों ऊपर की ये take- फैमिलीज के अंदर कैसे आप ये चीज कर सकते हो? घर वाले नहीं कुछ कर सकते? हमने इसके ऊपर टेक किया अपनी यूथ को एजुकेट करने का, कि अगर हम अपनी रूट्स को एजुकेट करेंगे, अपनी यूथ को एजुकेट करेंगे, तभी जाकर डिफरेंस बनेगा। और कैसे? हमने शुरू किया एजेस 7 से लेके एजेस 18 तक जाके सेमिनार्स करवाने का, कि जेंडर बेस्ड वायलेंस होती क्या है, ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, पाकिस्तान के कौन कौन से कवानीन हैं जिसके अंदर आप प्रोटेक्टेड हैं, कौन कौन सी हेल्पलाइंस हैं जिनको आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। और हमने पूरे पाकिस्तान में ये सेमिनार्स करवाए एंड ये स्टूडेंट्स ने करवाए। वेरी नाइस। दिस वाज बेस्ड, सारे ये स्टूडेंट्स ने सेमिनार। अब देखो ना, 60-70% तमाम अंडर 30, आप यूथ को टारगेट कर देते हो तो आप एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल कर लेते हो। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। आप एक पुराने या एक सर्टेन एज के इंसान, जानवर, किसी को भी नई चीजें नहीं सिखा सकते, वो नहीं सीखेगा। बिल्कुल। लेकिन जब आप उसको छोटी उम्र पे, जैसे कि आपको घर पे पैदाइश से गुट्ठी में ये बात डाली गई कि भाई मुल्क, अपना मुल्क, मुल्क से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी, पेट्रियटिज्म, तो वो गुट्ठी में आ गई, तो वो आप अभी भी बोल रहे हो। बिल्कुल, अब यही बात अगर आप लोग इस एज पे समझ लेते हो। अच्छा, आप जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हो, मुझे एक चीज बड़ी बॉदर करती है, मर्दों को भी बहुत वायलेंस फेस करना पड़ता है हमारे मुल्क में। बिल्कुल, मैं आपसे इस बात से लड़के भी बहुत 100% मारे खा के बड़े होते हैं और बहुत 100% जलील होके बड़े इत्तेफाक। होते हैं। उनके साथ भी बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा मोलेस्टेशन मसाइल वगैरह होते के, हैं। सेक्सुअल बिल्कुल, हैरेसमेंट के। बिल्कुल बिल्कुल। इसी सब को हमने नोट करते हुए फिर हमें 1 साल के बाद ये चीज़ जाके रियलाइज़ हुई, मेरी और मेरी टीम को, खाली सेमिनार्स वगैरह करवाने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ आगे सोचना है, कुछ और करना है। फिर क्या किया? फिर हमने नोट किया कुछ खवातीन जिनको पता भी है ना कि जुल्म हो रहा है, वो इसलिए नहीं बाहर निकलती कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अकेली क्या करें? अकेली क्या करें ना, क्योंकि कोर्ट एक तो साथ कौन खड़ा होगा, और चलो अगर कर भी लिया तो फिर बिल्कुल। जाएंगे कहाँ? रोटी कहाँ से आएगी, खाना कहाँ से आएगा? कोर्ट कचहरियों में जलालत, और वो उस चीज से इतना एक फियर और इतना एक डर बना हुआ होता है कि उनसे निकला ही नहीं जाता। फैमिली कोर्ट का तो नाम सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इवन दो मैं जजेस को सलाम पेश करती हूँ जो इतना कुछ संभाल रहे होते हैं, क्योंकि आपको फैमिली कोर्ट का जज होने के लिए एक प्रॉपर माहिर नफ्सियात भी होना पड़ता है, क्योंकि इतनी पागलपन चल रहा होता है, तो उन बेचारों की भी गलती नहीं होती। तो हमने इस सबको नोट किया और फिर हमने बहुत फंड्स वगैरह जमा किए, डोनेशंस वगैरह ली, और उसके बाद हमने पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड जेंडर बेस्ड वायलेंस लीगल पैनल बनाया, जिसके अंडर हमारे पास 5 सीनियर लॉयर्स थे। सीनियर लॉयर्स वो नहीं जिन्होंने खाली LLB की हुई है, जिन्होंने खाली लॉ पढ़ा हुआ है, लॉयर्स जिन्होंने LLM भी की हुई है, हाँ। लॉयर्स जो इक्विप्ड है प्रॉपर। और फिर हमने उनके अंडर फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना स्टार्ट किया।
वो किधर से मिलती है उनको? वो क्या? ऑनलाइन? वो ऐसे, उसका तरीका हमने ये शुरू किया कि हमने पूरे पाकिस्तान में फ्री लीगल एड कैंप्स लगवाए, शहरों में, देहातों में, चक 86 चक, इस तरह हमने पूरी पाकिस्तान में कैंप्स लगाए। यानी कि लोग आएं और अपना मसला डिस्कस करें और उनको पता चले कि वो उस मसले के अंदर रहते हुए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, लोगों को जमा करके उनको हकूक के बारे में बताना, मर्दों को उनके हकूक के बारे में, ख़वातीन को उनके हकूक के बारे में, और फिर उनको ये एक एवेन्यू प्रोवाइड करना कि ठीक है, अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो आप हमारे से रब्ता करें। और हमने 60+ केसेस डील किए हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के अभी तक, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आगे का क्या प्लान है? To wind up? आगे का ये है कि हमने इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड इन द सेंस के हमें एक इंशाल्लाह अगले बेटे, माह आप के दौरान, अगले साल यूनिवर्सिटी चले जाओगे तो फिर पीछे से क्या होगा? अगले माह के दौरान जो हमारा सबसे पहला टारगेट है वो ये है कि हमने एक ऑनलाइन फ्री लीगल एड हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करवानी है, जिसमें कोई व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करे तो हम फ़ौरन उसका जवाब देंगे। कहाँ, पूरे मुल्क में किसी कोने से वो हमें मैसेज करे, हम फ़ौरन उसके साथ अपना एक लॉयर अटैच कर देंगे। हाँ। और आगे इंशाल्लाह मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडर हूँ, मेरे साथ स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी टीम है। 3 साल में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और मैं अपनी टीम को सलूट पेश करती हूँ जिन लोगों ने मुझे इस 3 साल के जर्नी में सपोर्ट किया। और इस स्टूडेंट बेस्ड चीज़ को आप कंटिन्यू करोगे? इंशाल्लाह। आप बाहर भी चले जाओगे तो यहाँ पे मेरी जड़ें इस मुल्क में हैं, मेरा सब कुछ इस मुल्क में है, मेरे ये सोशल वेलफेयर ये मैंने अपनी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं मकसद बना लिया है। ठीक है। क्योंकि इतना एक बड़ा मसला है, मेरा दिल ये इजाज़त नहीं देता तो कि इसी मैं के सब ऊपर ही छोड़ काम दूं। करोगी या अब आगे नौकरी वाइज एंड व्हाटएवर कुछ और ये तो चलता रहेगा साथ। और पढ़ाई लिखाई क्या आगे करना चाह और रही हो? पढ़ाई लिखाई इंशाल्लाह मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, Interest तो हाँ उसमें इंशाल्लाह करूँगी। लेकिन ये चीज़ तो मेरी एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। 3 साल एक आपकी वो हो जाती है ना, दिल की वो। आपकी उम्र पे 3 साल बड़ा लंबा वक्त लगता है, हमें तो जरा थोड़ा कम नहीं, ही मेरे लगता लिए है। तो सही मेरे कह रही हो सहेली? बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली ने मुझे पहले दिन सपोर्ट किया था इस टॉपिक पे, कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा था ठीक है करना जाओ करो, नहीं मैं बहुत कंजर्वेटिव, रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट कि मैं फैमिली ऑफ प्रिविलेज से हूँ, मैं कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ। अच्छा, यानी कि ये नहीं है कि जा जो मर्जी करना है कर जा, रोड पे निकल जा। मुझे जो घर के बड़े होते हैं करने की जरूरत क्या है, तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है। हाँ, दूसरी बात, अब क्या तुम जाके गली मोहल्लों में जाके करो, किसी ने ये कर दिया। अच्छा, प्रॉब्लम अब अपनी बच्चे से नहीं होती, ये होती है कि अगले हमारा बच्चा देख के क्या करेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ करना दे, क्योंकि ऑब्वियसली आप वायलेंट लोगों के बारे में जाके बता रहे हैं कि इनको मारना नहीं है, कि आपको वो मार रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। तो किसी का मियाँ, किसी का बाप, किसी का भाई पहुंच जाए, इनकी गिच्ची बढ़ोड़ने की कोशिश करे, कोई क्या कर सकता है उस वक्त? फिर पुलिस सारा कुछ, लेकिन माँ बाप, कोई हादसा हो जाए उसके बाद क्या वापसी है? बहुत बड़ी बात। सो ऑब्वियसली घर वालों को भी बड़ा जिगरा चाहिए होता है इस चीज़ की इजाज़त देने का। और ये भी हमारा बच्चा ख़राब हो जाएगा, जाने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें सब कुछ। अब अगर मैं अपनी स्टडीज़ की भी बात करूँ ना, तो मुझे कभी घर वालों से प्रेशर नहीं आया था कि तुमने 13 सब्जेक्ट्स लेने हैं। कहते ठीक है 8 सब्जेक्ट्स पढ़ो, करो जो तुमने करना है, जो मर्जी करना है, जो मर्जी करना है करो। बट वही चीज़ है ना, अपने अंदर एक दिल की आवाज़ होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एंड में, क्योंकि कल 14 अगस्त है, पैगाम क्या देना चाहोगी? एंड आई नो दैट यू आल्सो वांट टू डेडिकेट समथिंग टू पाकिस्तान। हाँ, पैगाम यही देना चाहूँगी कि अपने हकूक़ से आगाही हासिल करें, अपने हकूक़ के बारे में आगाह रहें। आपके हकूक़ हैं क्या? पाकिस्तान का लॉ है, पाकिस्तान का कानून है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। हमारे इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, हमारा फेसबुक का पेज है। इसके अलावा हम अपनी लीगल हेल्पलाइन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इन सारे ज़राए के थ्रू आप हमें रब्ता कर सकते हैं और फ्यूचर में हम इंशाल्लाह इसको आगे बहुत एक्सपैंड करेंगे। इसके अलावा हम एक निकाह वाले एस्पेक्ट पे भी काम करें, किस तरह पाकिस्तान निकाह नामा हम बड़ी शो पे बड़ी दफ़ा कर चुके हैं कि निकाह नामा नहीं किसी को पता कि उस पर क्या लिखा होता है। हम कहते हैं, और आप क्या क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल यू हैव नो आइडिया व्हाट योर राइट्स आर व्हेन यू गेट मैरिड। आप अपनी जिंदगी साइन अवे कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता उस पर लिखा क्या हुआ है और आपके हुकूक क्या हैं। बिल्कुल, आप अगर प्लॉट लेने के लिए जाते हैं ना, तो आप कोई 2 to 3 वीक्स आप देखते हैं मैंने किस लॉयर के पास जाना है, मैंने क्या क्या शराइत लिखवानी है। आप ये पेपर साइन करते हैं, आपको पता ही नहीं आप साइन किस चीज़ पे करें। 1 मिनट के लिए 90% ऑफ द टाइम साइन किया जाता है और बाद में उसको फिल किया जाता है। सो प्लीज़ इस चीज़ का भी ख्याल करना है। ये तो हम हमेशा कहते हैं कि निकाहनामा, हक महर, राइट टू डिवोर्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उस हिसाब से आप डिसाइड करें व्हाट यू वांट टू डू। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आपके साथ हम सेगमेंट क्लोज करते हैं। क्लोज करते हुए, सिंस यू सिंग वेरी वेल माशाल्लाह, तो कुछ सुनाते हुए आपका सेगमेंट क्लोज करेंगे। वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, थैंक यू। वेल डन। इस वतन की मिट्टी में
खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का, नज़्मो ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास-ए-बां इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वां इसके। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। तेरी प्यारी सज धज की हम इतनी शान बढ़ाए, आने वाली नस्लें तेरी अज़मत के गुन गाए। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। भाई क्या बात है, हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा हमारी मॉर्निंग एट होम की फैमिली की आई लाइक टू थिंक पैदावार मजीद एंड बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट अदील हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम। आज हम तीनों ज़रा सही तैयारी करके आए हैं। डॉक्टर साहब भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हम जरा ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप भी तो असल तारे हम हैं। तो आज ही 14 अगस्त मना रहे हैं। तो ऑफ कोर्स व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला, सेलिब्रिटी इन हिज ओन राइट माशाल्लाह, डीन ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एट पंजाब यूनिवर्सिटी आप रह चुके हैं, दैन ऑल्सो हिस्टोरियन हैं, ऑथर हैं, और हमारी फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे उस्ताद हैं, हमारे बड़े हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले
सबसे पहले जो मैंने हमारा सवाल है और आज जिससे हम शो का भी आगाज़ कर किया हमने, हुब्बुल वतनी है क्या, लेकिन ये आपसे मैं एंड में पूछूंगी एज योर मैसेज। तो हुब्बुल वतनी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जैसी एक इतनी रिनाउन और इतनी लर्नड पर्सनैलिटी हो, इतनी हिस्टोरिकल साउंड पर्सनैलिटी हो, तो फिर हम तो आपसे इन्फॉर्मेशन चाहेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान के का क़याम बेशुमार कुर्बानियों का रिज़ल्ट था, उसकी बेस पे, उसकी फाउंडेशन पे बना है पाकिस्तान। तो अगर हम उन बड़ी शख्सियात की बात करें जिन्होंने अपना रोल अदा किया, जी डॉक्टर साहब। ज़ाहिर है कि 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, मगर इसका जो तसव्वुर था वो उस वक़्त आ गया जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद कब्ज़ा कर लिया। तो सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी में मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर उभरे, सही, और उन्होंने आकर मुसलमानों को वेस्टर्न और साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ तवज्जो दिलाई, और उन्होंने ही दो कौमी नज़रिया दिया, और वो दो कौमी नज़रिया वक्त की एन मुताबिक था, The two nation theory। क्योंकि हिंदू जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, उनकी आबादी 80% के करीब थी, और फिर उन अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से इक़्तिदार छीन कर वो मुंतकिल करना शुरू कर दिया हिंदुओं को, और जिस तरह की जमहूरियत वो लेकर आए उसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका रोल बढ़ता गया। वहीं से फिर सर सैयद ने दो कौमी नज़रिया दिया। फिर उनके बाद जो बड़ी शख्सियत सामने उभरे उनमें इल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, और भी मुख्तलिफ शख्सियात हैं, मोहसिन मुल्क है, वकार मुल्क है, सैयद अमीर अली हैं, आगा ख़ान हैं। इसी हम लोग ना हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कायद आज़म एंड अल्लामा इकबाल ऑफ कोर्स फाउंडर्स ऑफ आवर नेशन, बट उन फाउंडिंग फादर्स में और भी लोगों का नाम आता है और हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। मैं उन्हीं का तस्करा नहीं, मैं इसीलिए तो आपके साथ एग्री कर रही हूँ कि आई एम ग्लैड कि आपने बात यहाँ से शुरू की, बिकॉज हमेशा यही होता है। देखिए व्यूअर्स, हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, नो डाउट एक इंसान की विजन, वो विजन मज़ीद डेवलप हुई, वो बढ़ती चली गई, लेकिन उसमें हिस्सा हर इंसान ने अपना डाला। उस इंसान ने भी डाला जो घर पे बैठ के दुआ कर रहा था, जो जाए नमाज पे पढ़ी जा रहा है, नमाज के बाद नमाज पढ़ा, दुआ पे दुआ करी जा रहा है कि या अल्लाह ताला प्लीज़ किसी तरह हमें आज़ाद मुल्क मिल जाए, उसने भी हिस्सा डाला है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, असल में जहाँ सर सैयद 1898 में वफ़ात पा गए तो उनके जो हमनवा थे, दोस्त थे, और जो उनकी तहरीक में शामिल थे, वकारुल मुल्क थे, मोहसिन मुल्क थे, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बना दी। ठीक है। और आगा ख़ान उनके पहले सदर बन गए। फिर मुस्लिम लीग ने बीड़ा उठाया मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का। फिर आप देखते हैं तहरीक खिलाफत में आम लोगों ने जिस तरह इस्लाम से मोहब्बत का वालिहाना तरीका अपनाया, और खिलाफत को और खिलाफत के इदारे को और मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाई, जेलें काटी, और उसके साथ साथ हिजरत की भी कोशिश की, जिसमें तकरीबन 1 लाख लोग बेघर हुए, जिनकी जॉब चली गई। इससे एक शऊर बेदार हुआ, इस्लामिक आइडेंटिटी डेवलप हुई। फिर अल्लामा इकबाल ने 1930 में जब देखा कि मुसलमान और हिंदू शायद इकट्ठे ना रह सके, तो नॉर्थ वेस्ट में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी में कश्मीर समेत यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक इस्लामी रियासत बनाई जा सकती अगर हिंदू मुसलमान तनाज़ात का हल नहीं होता तो। बिल्कुल। फिर 1940 में कायदे आज़म ने करारदाद लाहौर में यही पास किया और मुतालबा किया, ये पहली दफ़ा मुतालबा था, मुतालबा किया कि हमें एक अलहदा मुल्क दे दिया जाए नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल और असम को डालकर। और ये इसके बाद जो तहरीक चली उसको तहरीक पाकिस्तान कहते हैं। उसमें ख़वातीन का रोल है, उनमें तलबे इल्मों का रोल है, उनमें किसानों का रोल है, उनमें ताजरों का रोल है, उनमें सनतकारों का रोल है, उसमें उलमाए दीन का रोल है, उनमें उनका भी रोल है जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत की है। उन्होंने भी शऊर बेदार किया कि इसके मज़म्मरात क्या होंगे। उनमें मजलिस एहरार है, तहरीक खाकसार है, और भी यूनियनिस्ट पार्टी है। देखिए कोई भी चीज़ आपने अगर करनी है, अगर आपने पूरे एक नेशन को बेदार करना है, तो उसमें आपने हर बंदे को, घर पे बैठे हुए बंदे को इस लेवल पे लेके आना है कि वो इस चीज़ के लिए एफर्ट करे।
उसके लिए एक नहीं हज़ारों लीडर्स चाहिए, स्मॉलर स्केल पे, फिर बड़े स्केल पे, फिर उससे बड़े स्केल पे, और इवेंचुअली देन यू हैव कायद आज़म एंड यू हैव अल्लामा इकबाल एंड देन लाइक यू सेड सर सैयद। उन्होंने तो 18th सेंचुरी में ये मामला शुरू हो गया था, 18वीं सदी में शुरू हो गया था जाके, तो 1947 में ये मामला बना। 1930s के अंदर जाके अब कायद आज़म भी इस पॉइंट पे आ गए कि ठीक है, क्योंकि उनकी भी पहले कोशिश ये थी कि वी शुड को एग्जिस्ट। तो ये एक जर्नी है, हम सिर्फ 14 अगस्त की बात करके निकल जाते हैं। नहीं, ये जर्नी इसीलिए अर्ज किया ना, आप 1858 के बाद से लेकर 1947 तक ये मुख्तलिफ अदवार में बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जिसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो बात कर रहा था कि ये जो किरदार थे, तालिब इल्म थे, लड़कियां थी, लड़के थे, उसके अलावा सहाफ़ी थे, फ़िलासफ़र थे, जोग्राफिया दान थे, यानी ये तहरीक सिर्फ चंद बंदों पर मुश्तमिल नहीं थी, पूरी कौम इसमें शामिल हो गई, और वहाँ पर भी शामिल हो गई जहाँ मुसलमान अक्सरियती सूबों में थे, और उनमें भी शामिल हुए जिससे मुसलमान अक़लियतों में रहते थे। तो और इसके अलावा इस जो पाकिस्तान बनाने में अक़लियतों का भी रोल है, ख़ासकर हिंदू जो लो कास्ट थे, जिन्हें आजकल देखिए आजकल मैं कैंपेन देख रही हूँ डॉक्टर साहब, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। कहीं पे लिखा हुआ था वी आर नॉट माइनॉरिटीज, वी आर पाकिस्तानीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमेशा बात करते हैं पाकिस्तानीज एंड माइनॉरिटीज की। हेलो, पाकिस्तानी सारे हैं, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, यहूदी है, वॉट एवर रिलीजन यू बिलोंग टू, क्रिश्चियन है, आप पाकिस्तानी हैं। आप नेशनैलिटी मज़हब के ऊपर नहीं बेस कर सकते इस मामले में। नो डाउट इट्स एन इस्लामिक रिपब्लिक और हम एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन इस स्टेट में मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, और जब हम बार बार कहते हैं ना कि हाँ जी पाकिस्तानी और जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तानी सारे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हमें टेक होम करना चाहिए, क्योंकि 2-3 जगह पे लगी हुई थी, जो कुछ क्रिश्चियन भाइयों ने, कुछ एक हिंदू भाई ने भी लगाई हुई थी कि भाई हम मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन इन चीज़ों में क्यों पढ़ते हैं, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, आप माइनॉरिटी कह के हमें साइड पे कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो चीज़ें स्टेट के लेवल पे यूज़ की जाती हैं चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, उनको आप डेली लैंग्वेज में ना यूज़ करें तो बेहतर है। डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस जर्नी के ऊपर भी मजीद बात करेंगे। किचन में बल्कि मेरे ख्याल से मामला डन है जी, आप तो रेडी हैं जी, जिंदगी में पहली दफ़ा वक्त से पहले बस रोटी काम दिखा दे, हमारे बच्चे ने अच्छा काम किया, हम इनको फ्री कर देते। तो शेफ नूर आपका भी काम डन हो गया, ऑसम, लुकिंग ग्रेट। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। भाई हमने एक डुएट भी आप लोगों से सुनना है, 2 टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उनसे डुएट भी सुनेंगे, हमने मिली नगमे भी सुनने हैं, बातचीत भी करनी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला हमारे साथ है। इट्स अ ह्यूज ऑनर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम सर। कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तान सेलिब्रेशन, पेट्रियटिज्म की बात करें और आपको ना बुलाएं। शुक्रिया आपका। और कल क्योंकि ऑब्वियसली हमारी स्पेशल ट्रांसमिशंस चल रही होंगी, तो हमने अपना हिस्सा तो डालना था मॉर्निंग शो ने, आपको पता है हम पीछे नहीं रहना चाहते। हुब्बुल वतनी की बात आए तो जब उस हुब्बुल वतनी की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, 14 अगस्त 1947 को एक स्पीच दी थी कायद आज़म ने। उस स्पीच के बारे में बात कर सकते हैं? उसमें सारा, उसमें लिटरली दरिया कूजे में बंद हो जाता है। 11 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्पीच की, उसके हवाले से 2 बड़ी मुख्तलिफ आरा मौजूद है। एक राय ये है कि ये उस पाकिस्तान का तस्वर दिया गया है जो कि एन इस्लामिक है। दूसरी राय ये है कि ये एक सेकुलर पाकिस्तान का तस्वर दिया गया है। मेरे नज़दीक ये एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक रियासत का तस्वर दिया गया है। उसकी वजह ये थी कि आइन बनने जा रहा था, और लेकिन उससे पहले जो हिंदू मुस्लिम फसादात से लाखों लोग उससे असरात हो रहे थे, जाने जाया जा रही थी। यहाँ पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान जो रह गया था वहाँ पर मुसलमानों पर, यहाँ पर गैर मुसलमानों पर, और ख़ासकर उनको जो गैर मुस्लिम थे, जिनको माइनॉरिटीज़ कहते हैं, उनको कायद आज़म ने ये पैगाम देना था कि ये जो मुल्क है ये अब आपका भी मुल्क है, आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं।
सिटीजनशिप की तारीफ़ की। और यहाँ जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे, ये आप नेशनैलिटी वगैरह जो है वो बाद के अल्फाज है, सिटीजनशिप है, हाँ जी। यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तमाम मुसलमानों और गैर मुसलमानों को, औरत और मर्द को, ट्रांसजेंडर को, तमाम को, किसी के Exactly. हकूक कम नहीं है। ना जेंडर के बेस के ऊपर कोई फ़र्क है, ना किसी कोई डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ आपका मजहबी बैकग्राउंड, आप कौन हैं, आप क्या हैं, बिल्कुल आपके साथ कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। ये क्लास सिस्टम्स भी डॉक्टर साहब हमारे क्रिएट करता है, जहाँ ये हमारे स्टेट की डिमांड तो नहीं है नहीं, कि बिल्कुल। अपर क्लास तो एलीट क्लास तो लोअर क्लास तो मुस्तहिक क्लास तो ये क्लास स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने ही बनाए। बिल्कुल हमारे कायद तो इसमें यकीन ही नहीं रखते थे, बिल्कुल 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 आपसे इत्तेफाक करता हूँ। उसी तकरीर में उन्होंने क्योंकि कहा, आज के पाकिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा इशू बाकी चीज़ों के साथ साथ इस क्लास सिस्टम, जी इलीट क्लास और ये वाली क्लास। अभी जिस तरह बच्ची पहले आई हुई थी डॉक्टर साहब, वो भी यही कह रही थी कि मैं बड़े प्रिविलेज बैकग्राउंड से, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं बहुत वेल्थी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो वही वाली बात है ना कि एक है बड़ा डिफरेंस, और इसको भी ख़त्म हम लोगों ने ही करना ना। देखिए, जो अगर खुतबा हज्जतुल विदा को देखा जाए, जो हमारे प्यारे नबी ने जो खुतबा दिया, उसमें तो उन्होंने कहा ना काले को गोरे, ना गोरे को काले से। फ़र्क ये होगा आपका जो हुस्न इखलाक है, कॉन्डक्ट है, करेक्टर है। इसी तरह कायद आज़म ने 11 अगस्त की तकरीर में ये वाज़े कर दिया कि कोई आपको तमीज़ नहीं होगी, और आइंदा आने वाले वक्तों में उन्होंने कहा कि कोई बंदा ना अपने आप को मुसलमान समझेगा, ना ही हिंदू समझेगा, ना ईसाई समझेगा, ना सिख समझेगा, वो सब पाकिस्तानी बन जाएंगे। वो पॉलिटिकल टर्म में कह रहा है, लेकिन तमाम को अपने मस्जिद मंदिर, अपनी मजहबी इबादत में जाने की इजाज़त है। तो डॉक्टर साहब, एंड में आपका पैगाम क्या है हुब्बुल वतनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरा पैगाम ये है कि जब से ये नेशन स्टेट का तस्वर आया है, इंसान एक रियासत में रहता है, और रियासत जो है ना वो दैट कम्स फर्स्ट। मुल्क है तो मैं हूँ, बेशक, मुल्क है तो माशरा है, माशरा है तो मैं हूँ, और मैं जो है ना मैं से शुरू करेगा वो फिर मुल्क की खिदमत नहीं करेगा। बिल्कुल। हमें समंदर में, दरिया को समंदर में जाना है, ठीक है ना, कतरे को दरिया में जाना है। हमारी शख्सियत जो है ना वो कतरे वाली है, वो समंदर वाली नहीं है। और मुल्क हमारा एक समंदर है और इसका हम हिस्सा हैं। वो है जैसे इलामा साहब ने भी कहा ना कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ भी नहीं है। बेशक। और इसी नोट पे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। आपका शुक्रिया। आपके हिस्से के बगैर हमारा शो ना मुकम्मल रहता है। शुक्रिया। लेडी एंड जेंटलमैन, आपके साथ शो को कंक्लूड करते हैं। अपने प्यारे भाइयों का भी शुक्रिया। ओवर टू यू गाइस। तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख़ालिस के, ये वतन तुम्हारा